बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर नंबर 4 में आज के हमारे टॉपिक्स हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन और सेकंड टॉपिक होगा आज मास एंड वेट, टू डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। तो अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिस तरह आप जानते हो न्यूटन 3 लॉज ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ, और अब ये है थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो कि रिलेटेड है एक्शन और रिएक्शन से। अब हम सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट अगर देखें, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। तो अब एक्शन और रिएक्शन ये बेसिकली दो फोर्सेस के नाम हैं, दो फोर्सेस को ही एक्शन और रिएक्शन कहते हैं। अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अब एक्शन और रिएक्शन क्या है? अगर एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी पर फोर्स लगाए तो वो फोर्स को हम कहेंगे एक्शन। उसके रिस्पांस में, उसके रिएक्शन में दूसरी पार्टी जो वो पहली पार्टी पर जो फोर्स लगाएगी वो होती है रिएक्शन। यानी फर्स्ट पार्टी सेकंड पर जो फोर्स लगा रही है वो एक्शन, और सेकंड पार्टी उसके जवाब में पहली बार जो फोर्स लगाएगी वो होगा उसका रिएक्शन। अब न्यूटन लॉ की स्टेटमेंट ये है कि ये एक्शन और रिएक्शन की जो फोर्सेस हैं ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होती हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। सो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द रिएक्शन ऑफ अ बॉडी व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ये अब एक्शन और रिएक्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे। लेट अ बॉडी ए exerts a force on another body B। तो एक बॉडी A ने दूसरी बॉडी B पर एक फोर्स एक्सर्ट किया है। The body B reacts against this force and exerts a force on body A। तो A ने B पर फोर्स लगाई, B ने उसका रिएक्ट किया और B ने फोर्स लगा दी बॉडी A पर। अब the force exerted by body A on B is action force, whereas the force exerted by body B on A is called reaction। यानी पहली जो बॉडी ने फोर्स लगाई है सेकंड पर वो होगी एक्शन, और सेकंड बॉडी अब जो पहली पर उसके रिजल्ट के तौर पर फोर्स लगा रही है वो हो जाएगी रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। So according to this law, action is always accompanied by a reaction force, and the two forces must always be equal and opposite. Note that action and reaction forces act on two different bodies. ये एक और इम्पोर्टेंट इसकी कंक्लूजन है कि एक्शन और रिएक्शन जो है ये हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करेंगी। इस एग्जांपल में देखिए कि एक्शन हुआ था बॉडी बी पर और रिएक्शन हो गया है बॉडी ए पर, तो डिफरेंट बॉडीज हैं। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल एक हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप किया जाए तो जब वो बॉल फ्लोर को हिट करेगी तो हिट करते हुए अपने वेट की वजह से वो बॉल जो है फ्लोर पर फोर्स लगाएगी। ये हो गया एक्शन, और एक्शन की फोर्स एक्ट करेगी ऑन फ्लोर, और फ्लोर जो है वो बॉडी उस बॉल पर रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा जिसकी वजह से बॉल जो वो बाउंस बैक होती है। अब रिएक्शन की फोर्स लगी है बॉल पर, एक्शन होगा फ्लोर पर और रिएक्शन ऑन दी बॉल। इसका मतलब एक्शन और रिएक्शन जो है वो दो डिफरेंट बॉडीज पर होंगे। और दूसरी बात ये है कि एक्शन और रिएक्शन ये सेम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं। जितनी देर के लिए एक्शन की फोर्स मौजूद होगी उतने ही टाइम के लिए रिएक्शन की फोर्स मौजूद होनी है। जैसे ही एक्शन खत्म होगा साथ ही उसके रिएक्शन भी खत्म हो जाएगा। तो ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में ये हैं। नंबर 1 हम ये कहेंगे कि एक्शन एंड रिएक्शन
डू नॉट एक्ट ऑन सेम बॉडी। हम कहेंगे कि एक्शन और रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। नंबर 2, एक्शन एंड रिएक्शन रिमेन फॉर द सेम टाइम इंटरवल। इसके बाद फर्दर फिर इसकी एग्जांपल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ जाता है तो उसके साथ फिर एग्जांपल्स भी लिखनी होगी आपने। फर्स्ट देखिए, कंसीडर अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल। Weight of the book acting on the table in the downward direction. This is action. Reaction of the table acts on the book in the upward direction. तो बुक जो टेबल के ऊपर पड़ी है उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है टेबल सरफेस के ऊपर, ये होगी एक्शन की फोर्स। और टेबल सरफेस बुक को बैलेंस करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगाता है ये हो जाएगी उसकी रिएक्शन। फिर सेकंड, टेक एन एयर फिल्ड बलून। एक बैलून में जिसमें एयर फिल की हुई है, व्हेन बैलून इज सेट फ्री द एयर इनसाइड इट रशेस आउट एंड द बैलून मूव्स फॉरवर्ड। अब ये हुआ कि जैसे ही आप उसको बैलून को रिलीज करोगे उसकी बैक से हाई स्पीड से एयर रश करेंगी, बाहर निकलेंगी और वो एयर पर एक्शन की फोर्स लगाएंगी। तो एयर जो है बाहर वाली जो बैलून से बाहर जो एयर मौजूद है उस पर एक्शन होगा, तो वो जो बाहर एयर है वो फिर बैलून पर रिएक्शन की फोर्स लगाएगी जिस वजह से बैलून जो वो फॉरवर्ड मूव करेगा। सो इन दिस रिएक्शन, इन दिस एग्जांपल, एक्शन इज ऑन बाय द बैलून दैट पुशेस द एयर आउट ऑफ द इट। कि एक्शन लगाने वाली जो बॉडी है वो बैलून है जिसने एयर को बाहर पुश किया था। ऐसा द रिएक्शन ऑफ एयर which escapes out from the balloon acts on the balloon. It is due to this reaction of the escaping air that moves the balloon forward. escaping air का जो रिएक्शन होना है वो बैलून पर होगा और वो इसमें फॉरवर्ड मूव करेगा। नेक्स्ट फिर थर्ड एग्जांपल है, रॉकेट जब मूव करता है एयर में तो वो भी एक्शन और रिएक्शन के लॉ को फॉलो करता है। The rocket moves on the same principle of action and reaction. When its fuel burns, hot gases escape out from its tail with a very high speed. Reaction of these gases on the rocket causes it to move opposite to the gases rushing out of its tail. तो जब रॉकेट चलता है उसकी बैक से हाई स्पीड से गैसें निकलती हैं, ये हो गया एक्शन और इसके रिएक्शन होगा रॉकेट पर और उस वजह से रॉकेट जो है वो मूव करता है। नेक्स्ट फिर एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। वी कैन वॉक ऑन द ग्राउंड ड्यू टू रिएक्शन फोर्स। एक्चुअली हम जब ग्राउंड के ऊपर चलते हैं तो हम बेसिकली ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं और उसका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है जिसकी वजह से हम मूव करते हैं। We push the earth in backward direction and as a reaction earth exerts force in forward direction due to which we walk on the ground. हमारा जो ग्राउंड पर चलना है ये भी एक्शन और रिएक्शन की एक एग्जांपल है। नेक्स्ट फिर when a gun is fired, bullet moves forward as an action and as a reaction gun is recoiled in the backward direction. तो मतलब कि जब बुलेट को फायर किया जाए तो बुलेट फॉरवर्ड मूव करेगी, ये एक्शन होगा और उसका रिएक्शन बैकवर्ड होगा जिस वजह से गन जो है वो रिकॉयल होती है, यानी गन को बैकवर्ड डायरेक्शन में झटका लगता है। तो ये इस तरह अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है स्टेटमेंट। उसके बाद आप एक्शन और रिएक्शन को एक्सप्लेन करोगे और उसके बाद फिर 5 बेस्ट एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी गई हैं, ये लिखोगे तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। तो आज का हमारा दूसरा टॉपिक था इसमें मास एंड वेट। क्वेश्चन जो आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट, ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह से पूछा जा सकता है। एनी हो, ये बाज़ार आम लैंग्वेज में हम मास और वेट में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं करते, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंगली ये बिल्कुल डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। अगर ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं तो इनमें क्या डिफरेंस है
ये चीज़ आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस तरह मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। इनमें फिर क्या डिफरेंस है? ये एक मेथड होता है कि आप जब डिफरेंशिएट करना है दो क्वांटिटीज के दरमियान, फिर इस तरह आप टेबल बनाकर एक साइड पर एक क्वांटिटी के पॉइंट्स लिखते हैं, दूसरी साइड पर दूसरे कॉलम है उसमें दूसरे के लिखते हैं। ये बेस्ट तरीका होता है। अदरवाइज आप पैराग्राफ की फॉर्म में भी डिफरेंस लिख सकते हैं। एनी हो, ये ज़्यादा बेहतर अंदाज था जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इनमें डिफरेंशिएट करना है और देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहली बात तो इनकी डेफिनेशन ही डिफरेंट है, ये भी डेफिनेशन भी इनका डिफरेंस में ही शामिल होगा। तो अब मैस क्या है? मैस ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी। तो मतलब कि मैस ऑफ द बॉडी जो है वो उसकी क्वांटिटी ऑफ मैटर है, जबकि इसके अगेंस्ट वेट क्या है? वेट ऑफ इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी। किसी बॉडी का वेट का मतलब होगा उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितनी एक्ट कर रही है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप जानते हो कि अर्थ हर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। अब किसी बॉडी पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है वो एक्चुअली टर्म होती है उसका वेट। दूसरा फिर डिफरेंस, मैस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसके अगेंस्ट वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक डिफरेंस हो गया। थर्ड है मैस ऑफ द बॉडी रिमेन द सेम, बॉडी का जो मैस है वो हर जगह पर सेम रहेगा। मैस ऑफ द बॉडी रिमेन द सेम एवरीवेयर, हर जगह पर बॉडी का मैस जो है वो सेम रहेगा। जबकि इसके अगेंस्ट वेट ऑफ द बॉडी चेंजेस विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कहते हैं सी लेवल से जो हाइट बनती है उसको स्टैंडर्ड माना जाता है। तो उस सी लेवल से जो किसी बॉडी की हाइट बनेगी उसको कहते हैं एल्टीट्यूड। तो जनरल वर्ड में ये कह लें कि जैसे जैसे किसी बॉडी की अर्थ से हाइट बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वीक होती जाएगी। जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी वीक हो जाएगी, कम होती जाएगी, तो बॉडी का वेट भी कम होता जाएगा। तो अब मैस तो हर जगह पर सेम रहेगा, लेकिन जो बॉडी का वेट है वो एल्टीट्यूड के साथ चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट फिर डिफरेंस है एसआई यूनिट ऑफ मैस इज किलोग्राम, इसके अगेंस्ट एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। अब न्यूटन तो फोर्स का यूनिट होता है, तो बेसिकली वेट भी एक फोर्स ही का नाम है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का नाम है वेट। तो इसलिए फोर्स का जो यूनिट है वही वेट का यूनिट होना है। तो एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। और इसके बाद फिर मैस इज मेजर्ड बाय ऑर्डिनरी बैलेंस, वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। ये 5 मेन डिफरेंस है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इस तरह आप अटेम्प्ट करेंगे, ये बेस्ट मेथड होगा। इसके साथ ही ये लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।